नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नए 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 33वें एपिसोड में हम पश्चिम बंगाल राज्य के गठन के पीछे का आकर्षक इतिहास सीखते हैं। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे राज्य की कहानी बताते हैं जो विभाजन के घाव से पैदा हुआ और आज तक अपनी पहचान, राजनीति और अर्थव्यवस्था के साथ एक तरह से जूझता रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल यही है कि ये राज्य अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा कैसे। चलिए इस दिलचस्प कहानी के धागे खोलते हैं। जरूर। हम सब 1947 में बंगाल के विभाजन के बारे में तो जानते ही हैं, जब रेडक्लिफ रेखा ने नक्शे पर एक लकीर खींच दी थी। लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है आजादी के बाद राज्य के अंदर की उथल-पुथल। हाँ। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं जो उतनी मशहूर नहीं है, कूच बिहार की रियासत से। बिल्कुल। विभाजन के बाद पहली बड़ी चुनौती रियासतों को भारत में मिलाना थी और कूच बिहार का मामला काफी दिलचस्प है। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर ने 28 अगस्त 1949 को विलय समझौते पर दस्तखत तो कर दिए। अच्छा। और 12 सितंबर 1949 को प्रशासन भारत सरकार को सौंप भी दिया गया। ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन असल चुनौती थी एक ऐसी रियासत को जिसकी अपनी एक अलग पहचान और व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से एक नए प्रांत के प्रशासनिक ढांचे में फिट करना। मतलब ये सिर्फ एक विलय नहीं था? नहीं, ये एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी। यहाँ एक बात मेरे मन में आती है। विभाजन में अविभाजित बंगाल का एक बहुत बड़ा और उपजाऊ हिस्सा पूर्वी बंगाल वो पाकिस्तान में चला गया। हाँ बिल्कुल। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल ने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी। हाँ। ये कैसे हुआ? जब आपने अपना एक बड़ा आर्थिक आधार खो दिया हो तो ये विरासत कैसे बची रही? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, संस्थागत एकाग्रता। कलकत्ता, जो अब कलकत्ता है, वो अविभाजित बंगाल की राजधानी थी। सही बात है। तो ज्यादातर बड़े शिक्षण संस्थान जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी कॉलेज और दूसरे सांस्कृतिक केंद्र सब यहीं मौजूद थे। बुद्धिजीवी, कलाकार, पेशेवर वर्ग, सबका केंद्र यही शहर था। तो जब विभाजन हुआ तो ये सब पश्चिम बंगाल के हिस्से में आ गया। बिल्कुल। और दूसरा कारण था विस्थापन का स्वरूप। पूर्वी बंगाल से जो बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल आई, उसमें सिर्फ गरीब किसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मध्य वर्ग भी था। अच्छा। ये लोग अपनी सांस्कृतिक पूंजी अपने साथ लाए और यहाँ के माहौल में घुल मिल गए। तो ये एक तरह से पहले से मौजूद संस्थाओं और विस्थापित बौद्धिक वर्ग का एक संगम था, जिसने उस विरासत को जिंदा रखा। मतलब जमीन भले ही बढ़ गई लेकिन बौद्धिक संपदा एक जगह पर केंद्रित हो गई। जी। ये बहुत दिलचस्प है। कूच बिहार के विलय के बाद नक्शे में अगला बड़ा बदलाव आया 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से। हाँ, और SRC का आधार था भाषा। यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण पुरुलिया का है। ये इलाका पहले बिहार के मानभूम जिले का हिस्सा था जी। लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी बांग्ला बोलती थी, इसलिए भाषाई आधार पर इसे बिहार से निकालकर पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया और पुरुलिया नाम से एक नया जिला बना दिया गया। तो ये सिर्फ एक सीमा बदलना नहीं था? नहीं, ये उस बड़े सिद्धांत को लागू करना था कि भारत के राज्यों का गठन भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर होना चाहिए ताकि प्रशासन लोगों के और करीब आ सके। तो 1956 में भाषा के आधार पर बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन उसके बाद भी तो जिलों का विभाजन चलता ही रहा, जैसे मेदिनीपुर और बर्दवान का बंटवारा हुआ। इन बाद के विभाजनों के पीछे क्या वजह थी? क्या ये अब भी पहचान का मुद्दा था या कुछ और? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है।
1956 के बाद के जो ज्यादातर विभाजन हुए वे पहचान या भाषा को लेकर नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक सुविधा और बेहतर शासन के लिए हुए। अच्छा, मतलब गवर्नेंस के लिए। हाँ बिल्कुल। मेदिनीपुर और बर्दवान जैसे जिले इतने बड़े और आबादी वाले हो गए थे कि एक जिला मजिस्ट्रेट के लिए उन पर शासन करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। योजनाओं को लागू करने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, आम लोगों तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए इन बड़े जिलों को दो दो हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर। बिल्कुल। और हाल ही में 2017 में दार्जिलिंग से कलिम्पोंग को अलग जिला बनाना भी इसी सोच का नतीजा था, ताकि स्थानीय प्रशासन को और असरदार बनाया जा सके। तो नक्शे पर इन बदलावों ने जरूर ही जमीन पर राजनीतिक लहरें पैदा की होंगी। ये मुझे बंगाल के उस अनोखे राजनीतिक दौर की तरफ ले जाता है जिसने राज्य को 30 दशकों से ज्यादा समय तक परिभाषित किया, वामोर्चा का शासन। हाँ, ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक चुनी गई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। और इस दौर की सबसे बड़ी पहचान शायद भूमि सुधार थे, खासकर ऑपरेशन बरगा। बिल्कुल। इसे समझने के लिए उस समय के गांव की तस्वीर सोचिए। एक किसान है जिसका परिवार शायद 100 साल से एक ही जमीन जोत रहा है, लेकिन उस जमीन पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। मतलब वो कभी भी बेदखल हो सकता है? जब चाहे जमींदार उसे जब चाहे बेदखल कर सकता है। ऑपरेशन बरगा ने इसी व्यवस्था पर चोट की। इसने उन बटाईदारों यानी शेयर क्रॉपर्स को कानूनी मान्यता दी। उनके हाथ में एक कागज आया, एक कानूनी अधिकार, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात रही होगी। सोने से भी ज्यादा कीमती था वो। इसने रातों रात गांव के अंदर शक्ति का संतुलन बदल दिया। ये तो एक जबरदस्त सामाजिक बदलाव था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ग्रामीण भूमि सुधार पर इतने ज्यादा ध्यान की कीमत शहरी औद्योगिक विकास को चुकानी पड़ी? ये वामपंथी शासन की विरासत का सबसे बड़ा विरोधाभास है और इस पर आज भी बहस होती है। एक तरफ उन्होंने पंचायती राज को मजबूत करके और ऑपरेशन बरगा जैसे कदमों से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाया, जिसकी तारीफ करनी होगी जी। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि उनकी औद्योगिक नीति विफल रही, खासकर आक्रामक ट्रेड यूनियनवाद, जिसे अक्सर सरकार का समर्थन हासिल होता था। उसने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां निवेशक आने से डरते थे। घेराव जैसे शब्द तो वहीं से आए हैं। हाँ, घेराव जैसे शब्द आम हो गए। नतीजा ये हुआ कि कई मौजूदा उद्योग बंगाल से बाहर चले गए और नया निवेश नहीं आया। इसी दौर को अक्सर बंगाल का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक पतन का दौर कहा जाता है। और इसका असर आज भी दिखता होगा। आज भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखता है। मतलब एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से ले लिया वाली स्थिति बन गई। राजनीति और अर्थव्यवस्था के अलावा बंगाल की पहचान का एक और बड़ा स्तंभ उसकी कला और संस्कृति है। आजादी के बाद का दौर तो बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर माना जाता है। बिल्कुल। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक ये सिर्फ फिल्म निर्माता नहीं थे, ये सामाजिक टिप्पणीकार थे। सही बात है। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं कहती थीं, बल्कि वे विभाजन का दर्द, शहरी जीवन के संघर्ष और बदलते सामाजिक मूल्यों पर एक आईना थी। रे की पथिर पांचाली ने तो भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। तो ये कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी? नहीं, ये समाज के साथ एक संवाद थी। और ये सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये उस गहरी बौद्धिक चेतना का हिस्सा था जो बंगाल की मिट्टी में है। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले कई लेखक और कवि सामने आए। और विश्वविद्यालय? हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। यहाँ के विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी, जादवपुर, विश्व भारती ये सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं थे, ये राजनीतिक और सामाजिक बहस के गढ़ थे। बंगाल का नागरिक समाज हमेशा से बहुत मुखर रहा है। हाँ, और उसने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस को दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाई है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो मुझे हमेशा हैरान करता है, छीट महल या एन्क्लेव। जो श्रोता इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसी भू राजनीतिक स्थिति थी जो किसी फिक्शन जैसी लगती है। क्या आप समझा सकते हैं कि किसी एन्क्लेव में रहना असल में कैसा था? इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, आप भारत की जमीन के एक टुकड़े पर रहते हैं, लेकिन उस जमीन के चारों तरफ बांग्लादेश है। अच्छा। आप अपनी ही देश के बाकी हिस्से में बिना दूसरे देश की सीमा पार किए जा नहीं सकते। इन एन्क्लेव्स में रहने वाले लोग कानूनी तौर पर कहीं के नहीं थे। मतलब स्टेटलेस। बिल्कुल स्टेटलेस। न भारत की नागरिकता, न बांग्लादेश की। इसका मतलब कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पुलिस नहीं। अगर कोई अपराध होता तो किसी देश की पुलिस वहां आ नहीं सकती थी। ये तो भयानक है। हाँ, वे लोग दशकों तक एक राज्य विहीन जीवन जी रहे थे।
ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था जो विभाजन की एक भूली बिसरी विरासत थी। तो फिर इस दशकों पुरानी पहेली को सुलझाया कैसे गया? दशकों की बातचीत के बाद आखिरकार 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर अमल हुआ। ये एक ऐतिहासिक कदम था। जी। इस समझौते के तहत एन्क्लेवों की अदला-बदली हुई। भारत ने अपने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 एन्क्लेव भारत को। और वहां रहने वाले लोगों का क्या हुआ? वही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू था। पहली बार वहां रहने वाले निवासियों को अपनी नागरिकता चुनने का अधिकार दिया गया। अच्छा, उन्हें विकल्प दिया गया। हाँ, वे चुन सकते थे कि वो भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं या बांग्लादेशी। ये सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं थी, ये उन हजारों लोगों की मानवीय जीत थी जिन्हें आखिरकार एक पहचान, अधिकार और सम्मान मिला। चलिए, अब हाल के दशकों की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों, खासकर दार्जिलिंग में एक अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। हाँ, और इस मांग की जड़ें नेपाली भाषी गोरखा समुदाय की एक अलग सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान में है। उनका तर्क है कि उनकी ज़रूरतें और आकांक्षाएं बंगाल के बाकी हिस्सों से अलग हैं और अपने विकास के लिए उन्हें एक अलग राज्य चाहिए। और ये आंदोलन कई दशकों से चल रहा है। हाँ, कभी शांतिपूर्ण तो कभी हिंसक भी हुआ है। तो क्या इसका कोई समाधान निकला? हमने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी जीटीए के बारे में सुना है। ये क्या है और क्या ये कारगर रहा है? जीटीए एक तरह का समझौता है। एक अलग राज्य तो नहीं बना, लेकिन 2012 में इस प्रशासन का गठन किया गया ताकि क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता दी जा सके। मतलब कुछ मामलों में उन्हें अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ग्रामीण विकास जैसे कुछ मामलों का नियंत्रण अब जीटीए के पास है। ये स्थानीय लोगों को अपने मामलों को खुद संभालने की शक्ति देता है, लेकिन ये एक अधूरा समाधान है। मतलब मांग अभी भी जिंदा है। हाँ, अलग राज्य की मांग आज भी जिंदा है और समय समय पर तनाव की स्थिति बनती रहती है। ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति बंगाल में आज भी एक बड़ी ताकत है। और आखिर में अगर हम आज के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो राज्य कहाँ खड़ा है? क्या ये उस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से उभर पाया है जिसकी हमने पहले बात की थी? उभरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। पश्चिम बंगाल अब एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर सर्विस सेक्टर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अच्छा। कोलकाता आज भी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, खासकर आईटी और सेवाओं के क्षेत्र में। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी जोर दिया गया है। जैसे कि मेट्रो? हाँ, कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं शहर की तस्वीर बदल रही हैं। साथ ही कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों को आधुनिक बनाने से व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। चुनौती अब यह है कि इस विकास का लाभ सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे राज्य तक पहुंचे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पश्चिम बंगाल की कहानी एकीकरण, सुधार, पहचान की लड़ाई और हर मुश्किल से उभरने के जज्बे की एक बहुत ही उलझी हुई यात्रा है। सही बात है। औपनिवेशिक दौर की सीमाओं की विरासत को सुलझाने से लेकर आज की राजनीतिक मांगों को संभालने तक, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने से लेकर क्षेत्रीय असमानताओं से जूझने तक, ये एक ऐसा राज्य है जो लगातार खुद को फिर से गढ़ रहा है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की कहानी हम सबके सामने एक विचारणीय प्रश्न खड़ा करती है। कोई भी क्षेत्र अपनी अनूठी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को सहेजते हुए आज के दौर की आधुनिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है? शायद भविष्य की सबसे बड़ी कसौटी इसी संतुलन को साधने में है कि आप अपनी पहचान खोए बिना विकास की दौड़ में कैसे शामिल होते हैं।